बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़ारूक यूसुफ ऑफिशियल। मेरा नाम फ़ारूक यूसुफ। पहले तो सबसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसे खोला, हमारी वीडियो को देखा। उन दोस्तों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमारी वीडियोस को लाइक किया, उनका भी शुक्रिया जिन्होंने कमेंट्स किया, उनका भी शुक्रिया जिन्होंने इस वीडियो को शेयर भी किया, उनका भी शुक्रिया जिन्होंने किसी तनकीद का निशाना हमें बनाया और हमें बताया, हमें सिखाया कि इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा मैं तहे दिल से उनका मशकूर हूँ। आपका बहुत 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 शुक्रिया। आप प्लीज़ इसी तरह बताते जाइए। मैं चाहता हूँ कि इतना अच्छी बात की जाए, इतनी अच्छी बात की जाए कि सुनने वालों को अच्छी लगे और उनको ये ना लगे कि ये वक्त का ज़्यादा था, उन्हें ये ना लगे झूठ बोला गया, उन्हें ये ना लगे कि ड्रामेबाजी की गई, उन्हें ये ना लगे कि ये व्लॉग सिर्फ सेंसेशन के लिए था, बल्कि उनको ये लगे सच बात की गई, उनके दिल की बात की गई, वो बात की गई जो वो सुनना चाहते थे, वो बात की गई जो सच थी, वो बात थी की गई जो उनके दिल की आवाज़ थी। तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, कहानी कुछ यूँ है कि आप ज़रा आज का व्लॉग थोड़ा सा ख़ास भी है, थोड़ा हटके भी है। वो इसलिए है, आप पहली बात तो ये कि एक बात जो अब लास्ट में एक जुमला बोलूँगा, एक सवाल पूछूंगा जिसका आपने जवाब देना है, वो लास्ट में पूछूंगा आपसे। शुरू करते हैं। गौर कीजिए, ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि जो ही आपके मुल्क का कोई भी सरकर्दा रहनुमा, कोई बहुत बड़ा ओहदेदार, सरकारी ओहदेदार, कोई सरकारी मुलाजम, कोई अमीर आदमी, कोई जेल से निकला हुआ आदमी, जो ही यहाँ से निकलते हैं, जो ही उन्हें मौका मिलता है, जो ही इस मुल्क में आफत आती है, वो यूं यहाँ से भाग लेते हैं। और फिर उसके कई सिंबॉलिक और अलामती फिर वो जो डिस्कशन है वो शुरू हो जाती हैं। तारीख उठा के देखिए ज़रा, और हमारी बदकिस्मती देखिए ज़रा। हम हैं मुल्क पाकिस्तान, हमें आज़ाद हुए हो गए 77-78 साल, और हम अवाम जहाँ थे वहीं हैं और पता नहीं कब तक यहीं रहेंगे। और हमारे हुक्मरान और हमारा हुक्मरान तबका और हमारे उमरा यहाँ थे, फिर यहाँ थे, फिर यहाँ थे, अब पता नहीं कहाँ हैं। पाकिस्तान में तो नहीं पाए जाते, क्योंकि पैसा इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान में रुकने के फ़वाइद तो ना होने के बराबर हैं उनके लिए। आपके मुल्क के साबका वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त बैरूनी दौरे पर हैं। आपकी पंजाब की, सूबा पंजाब की बहुत चहीती, बहुत ही कामयाब, बहुत ही सुपरस्टार, बहुत ही संजीदा, बहुत ही इंटेलिजेंट और फिलोसोफर वज़ीर आला जनाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा भी उनके साथ हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त मौजूद नहीं है। आपके मुल्क में वैसे लाहौर इस वक्त आलूदा तरीन शहर है, जहाँ पे मोहतरमा रहती हैं, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर हाउस है। याद रखिएगा ज़रा, एंड तक एक अजीब सवाल है, वो आपसे पूछूंगा और आपने प्लीज़ उसका जवाब जरूर देना है। वो इस वक्त मुल्क से बाहर है, यानी पंजाब में इस वक्त आफत है, वज़ीर आला साहिबा मुल्क से बाहर हैं गालिबन अपने इलाज के सिलसिले में। वो वज़ीर आला साहिबा जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुई, जिनके दादा एक अमीर आदमी थे, जिनके वालिद 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर थे, 2 दफ़ा के वज़ीर आला थे, जिनके चचा 2-3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, जिनके चचा 2-3 दफ़ा के वज़ीर आला रहे, जिनके चचा के बेटे भी वज़ीर आला रहे, वो मुल्क से बाहर हैं अपना इलाज करवाने के लिए। नवाज शरीफ साहब भी शायद अपना इलाज करवाने के लिए, जबकि सियासी हलकों में एक हलचल मची है। सोचिए कि क्या क्या गुफ्तगू हो रही है, आप हैरान होंगे। बहुत वसूख से कहा जा रहा है कि चूंकि इमरान खान साहब को सऊदी अरब की तरफ से भी हुकूमत पर प्रेशर है, अमेरिका की तरफ से भी प्रेशर है कि खान को छोड़िए, खान को बाहर आने दीजिए,
खान को छोड़ेंगे तो बात होगी। ये क्या सर रही हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सच क्या है ये हम तक बहुत बाद में पहुंचता है। लेकिन जो कुछ भी है उसके पीछे इतना सा कुछ ना कुछ तो जरूर है जो इतना बड़ा करके हमें बताया जा रहा है। खान को निकाल दिया गया। खान और उसके सपोर्टर बहुत सटपटाए, बहुत घबराए, बहुत रोए कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई और हमारी हुकूमत को हटा दिया गया और हमारी हुकूमत के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। मैं समझता हूं कि खान साहब जैसा लकी आदमी शायद ही मैंने इस मुल्क की तारीख में कोई देखा हो। 3 साल की हमाकतें उनकी, और उसके बाद इक़्तिदार से अलहदा होना, और उनकी हमाकतों का जो गठरी है वो इस मौजूदा हुकूमत के सर पे आन पड़ना, ये किसी मोजज़े से कम नहीं है भाई। देख लीजिए वो वक्त था जब इमरान खान साहब का जो ग्राफ था वो ज़मीन के साथ लगा हुआ था। 2 साल सब्र कर लेते, शायद इतना भी ना करना पड़ता, और ये पार्टियां 2/3 मेजोरिटी के साथ जीतती, इमरान खान का सहर टूट चुका होता। लेकिन एक वो ज़ात भी है जो ज़ात फैसले करती है, जो फैसला कुन फैसले करती है, जो कुन फयकून की मालिक है। कहीं ना कहीं उस ज़ात ने इमरान खान को उस सिचुएशन से आटे से वो बाल की तरह निकाल लिया, वरना इमरान खान तो गया था। इमरान खान के पास उसकी झोली में कुछ नहीं बचा था, क्योंकि वो फैसले कर नहीं पाया जिसकी उससे तवक्को की जा रही थी। वो परफॉर्म नहीं कर पाया जिसकी उससे तवक्को की जा रही थी, जिसके बारे में बाद में उसका बयान था कि जी मुझे काम करने ही नहीं दिया गया। चले कुछ भी था, ग्राफ तो जनाब का जमीन के साथ लग चुका था। 2 साल की बात थी, उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान का नाम नहीं लिया जाता। लेकिन बिल्कुल उस मोड़ पे ला के इमरान खान को निकाल लिया गया वहां से, और इनको धकेल दिया गया उस बारिश में से जिसमें ऊपर से मसाइल ही मसाइल बारिश बन के गिर रहे थे। और फिर ये जो सटपटाए हैं, ये जो घबराए हैं, ये जो रोए हैं, लेकिन अब क्या हुए जब चिड़ियां चुग गई खेत, गठरी तो आ गई थी इनके कंधे पे। खैर इन्होंने आए बाएं शाएं करके कोई ना कोई औखे सौखे होके बाजुए के साथ मिल के इन्होंने जो गेम करनी थी, जो करना था कर लिया। फिर उन्होंने अपना मतलब का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी लगा लिया। एक अजीब सा एंड में वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और मौजूदा चीफ साहब आए, उन्होंने आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाला। अब यहाँ 2 सिचुएशंस थी। एक तो ये कि इमरान खान साहब उनको बतौर DGSI हटा चुके थे, तो वो गरज बार आलम इंसान है, होता तो है दिल में। और दूसरी तरफ ये कि ये लोग मुझे लेके आए तो एहसानमंद भी वो रहे। उसके बाद जो फिर उन्होंने इमरान खान के जो वो एक इस मुल्क का एक यूट्यूबर है इंजीनियर मिर्जा, वो कहता है जो उन्होंने फिर इमरान खान को फकियां दी हैं, जो इमरान खान को उन्होंने फिर चपेड़े दी हैं, थप्पड़ मारे हैं, अल्लाह को पता गया इमरान खान को। अच्छा, हम जैसे सादा लोग भी यही सोचते थे यार ज्यादती हुई बेचारे के साथ, लेकिन अब समझ आया कि कैसे अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको उस सिचुएशन से निकाल लिया। अब वो निकल गया, ये आ गए, ये आके फिर फंस गए, फिर इलेक्शन हुआ और फिर वो फॉर्म 47-45 के चक्रों में ला के इनको फिर इक़्तिदार मिल गया। जब ये इक़्तिदार में आए, अब बाजवा रिटायर हो गया, जनरल फैज़ रिटायर हो गया। फिर उसके बाद आपके जनाब वो जो एक चीफ साहब थे इमरान खान दौर के चीफ जस्टिस, वो भी रिटायर हो गए। अब जब ये लोग रिटायर होते हैं तो जो मिजरेबल लाइफ इनके साथ इनकी गुजरती है, पैसा इतना, जायदादें इतनी, कमाइयां इतनी, छोटी सी जिंदगी, और ये कमा के छोड़ जाएंगे, आने वाली नस्लें मौजें करेंगी। और जो ऊपर हिसाब देगा उसके बारे में अक्सर जब उनसे पूछता हूँ तो कहते हैं उत्थे दी उत्थे वेखी जाएगी। वेखी नहीं जाएगी जनाब, आपसे देखी तो नहीं जाएगी, न देखी जाएगी, न सुनी जाएगी, न बर्दाश्त की जाएगी। वो आपको लग पता जाएगा। लेकिन कौन सोचता है, यहाँ तो इसी सोच में ना कुछ नहीं होगा। होगा भाई, हिसाब होगा, देना पड़ेगा वो हिसाब। नाज़रीन,
जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि देखिए बदकिस्मती की, मैं पहले भी एक वीडियो में ये अर्ज कर चुका हूं कि हम सब, आप, मैं, हम सब लोग मेहनत करते हैं तो 2-3 उसके मुहर्रक होते हैं, उसके 2-3 वजूहात होती हैं। एक, हम खाना खाना चाहते हैं, फिर हमें सर की छत चाहिए, तन का कपड़ा चाहिए, ये होगी इंसान की बेसिक बुनियादी ज़रूरियात। लेकिन उसके बाद जो सबसे बुनियादी ज़रूरत हमारी होती है वो होती है कि हमें पैसे आएगा, उससे हमारी इज्जत बढ़ेगी, हम ये काम करेंगे इज्जत बढ़ेगी, हम ये काम अच्छा करेंगे इज्जत बढ़ेगी। इंसान फिर इज्जत का भूखा होता है, इंसान इज्जत चाहता है, जितना भी कमतर हो इंसान इज्जत चाहता है। मुआशरे में निकलूं, लोग मेरी इज्जत करें। इज्जत के लिए हम अपनी फैमिलीज में देख चुके हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, लोग गरीब तरीन लोग वो कहते हैं यार ये हमारी इज्जत पे हर्फ आ रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी छोटी सी कोई बात थी, कोई मैटर था जिस वजह से मेरे वाले साहब को किसी ने मेरे बारे में कहा, शायद कोई शिकायत लगाई, तो मेरे वाले साहब ने 3 महीने मुझे बुलाया नहीं कि तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत में हर्फ आया। बाजार से गुजर रहा था, तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे आवाज़ दी, मुझे इस तरह आज तक किसी ने आवाज़ नहीं दी। तो उन्होंने इस कदर नाराज़गी का इजहार किया। और यकीन कीजिए सिर्फ इस इज्जत की खातिर ज़िंदगी में पता नहीं कितने नुकसानात किए कि सिर्फ इज्जत पे हर्फ ना आए। तो किस्सा मुख्तसर के इंसान ये सारा कुछ ओहदे हासिल करता है इज्जत के लिए। मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मेरी इज्जत होगी, मैं वजीर आला बनूंगा, इज्जत होगी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनूंगा, इज्जत होगी, चीफ जस्टिस बनूंगा, इज्जत होगी। ये सारे खेल हैं इज्जत के। लेकिन बदनसीबी देखिए, हमारी 2 बदनसीबियां। बदनसीबी नंबर 1 कि जो लोग इस मुल्क के सबसे इज्जतदार ओहदों पे जिंदगियां गुजार के अपने प्रिविलेजेस, नौकर चाकर, गाड़ियां, घर, प्रिविलेजेस, टिकट्स, सैलरीज और TADS और मुलाजमीन, गनमैन और प्रोटेक्शंस, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, पता नहीं क्या क्या इंजॉय करके और हुक्म चलाते हुए फिरौन बने हुए, उसकी बात नहीं सुन रहे, ये करेंगे वो कर देंगे, ये हुक्म जारी कर दिया, वो हुक्म जारी कर दिया, ये कर देंगे वो कर देंगे, और फिर एक दिन ठोस हवा निकल जाती है जनाब की, इक़्तिदार से अलहदा, ओहदे से अलहदा। पहली फ्लाइट पकड़ते हैं, लंदन पहुंच जाते हैं, फ्रांस पहुंच जाते हैं, यूरोप पहुंच जाते हैं। अब पाकिस्तानी तो सारी दुनिया में मौजूद हैं। अब यहाँ एक अजीब सी सूरत हाल ये है कि इमरान खान, ये कहते हैं इमरान खान ने लोगों को बदतमीज बना दिया। हाँ शायद वो बदतमीजी पड़ती है इनके गले। भाई वो बदतमीजी इमरान खान के गले क्यों नहीं पड़ रही? वो बदतमीजी उन लोगों के गले क्यों नहीं पड़ती जो इमरान खान के साथ खड़े हैं? सिर्फ उन्हीं के गले ही क्यों पड़ रही है जो इस मुल्क के खिलाफ खड़े हैं? तो हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे मुल्क का चीफ जस्टिस बाहर जाके, रिटायर्ड चीफ जस्टिस बाहर जाके अकेले खड़ा हो गए, न खाना खरीद सकता है न खाना लेने जा सकता है। हमारे मुल्क का रिटायर आर्मी चीफ बाहर के मुल्क में आज़ादी से फिर नहीं सकता। लोग गालम गलोच करते हैं, लोग उनके ऊपर फिक्रे कसते हैं, लोग उन पर तनकीद करते हैं, उनके मुंह पे तनकीद करते हैं, उनके मुंह पे उनकी बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट करते हैं। उनके बच्चे अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। आपने देखा होगा बहुत वीडियोस है इस तरह की जिसमें ये सब लोग आपको जगह जगह रुसवा होते नजर आते हैं। क्या फायदा ऐसी दौलत का? क्या फायदा ऐसे पैसे का? क्या फायदा ऐसी जायदादों का जो आपको एक बेसिक सी नीड, आपकी इज्जत भी नहीं दे सकती? आप कैसे अपने बच्चों से नजरें मिलाते हैं? और क्या ये सचमुच आप नहीं जानते दिल से कि ये पैसा कहां से आया? और क्या ये वाकईतन आपको नहीं पता कि आपके पास ये जो पैसा जहां से भी आया, अगर ये गलत जगह से आया तो इसका अंजाम यही होगा? और अगर जो मौजूदा लोग मौजूद हैं उनको भी पता है कि जाने वालों के साथ ये हो रहा है, तो क्या वो इससे इबरत का निशान नहीं समझ रहे? और अगर वो इसको इबरत के निशान समझने की बजाय आज भी इसी तरह की कानून साजियां कर रहे हैं। नाजरीन, हमारी बदकिस्मती देखिए, अपनी बदकिस्मती देखिए, हमारी बदकिस्मती, अवाम की बदकिस्मती। जो हम वोट देते हैं, जो हम टैक्स देते हैं, जो हम 24 करोड़ हैं, ये जिनका मुल्क है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, टैक्सेस देते हैं, और इन बड़ों बड़ों के टैक्सेस के जरा निकलवाइए ना वो जो हैं वो पलंदे,
آپ کو ٹیکسز ملیں گے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ اربوں خربوں کے 2 لاکھ ٹیکس، اور یہاں کوئی شریف آدمی کاروبار کر لے 2-3 لاکھ کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں، پولیس پیچھے ہوتی ہے. تو یہ ٹیکسز دینے والے یہاں رول رہے ہوتے ہیں، اور ان ٹیکسز دینے والوں کے پیسوں سے یہ وہاں باہر عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، فری ٹکٹیں اویل کر رہے ہوتے ہیں، ہوٹل سے اویل کر رہے ہوتے ہیں، اپنے علاج معالجے کرا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. کچھ کہیں گے نہیں وہ تو اپنے ذاتی خرچے سے گئے. وہ ذاتی خرچہ آپ نے اس ملک کے کرپشن کر کے وہ پیسہ بڑھایا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے. سرکاری خرچے پہ مت گئے ہوں گے، لیکن جس پیسے سے گئے ہیں وہ پیسہ آپ نے کرپشن سے بنایا ہے. اس پیسے سے آپ باہر گئے ہیں حضور، وہی پیسہ بے عزتی کروا رہا ہے، وہی پیسہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. اسی پیسے کی وجہ سے آ کے بچے جو کہ سر نہیں اٹھا سکتے، وہ ٹانگیں اٹھا کے لوگوں کو ککیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ خدا کا خوف کریں اور معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس ملک کی عوام سے معافی مانگ لیں. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ہم لوٹ سکتے ہیں، ابھی بھی ترقی کر سکتے ہیں، ابھی بھی اس ملک میں بہت کچھ پڑا ہے. ابھی بھی یہ جو جانے والا ریلا ہے، یہ بہترین دماغوں کا اس ملک سے، ذرا کبھی حساب لگایا آپ لوگوں نے؟ کبھی ان ظالموں سے کوئی کہے کہ حساب لگاؤ کہ اس سال کتنے بچے اس ملک سے باہر چلے گئے، وہ کتنے شاندار دماغ تھے جو چلے گئے. چلو اس کو چھوڑو، آپ اپنی اکانومی کا رونا رو رہے، وہ لوگ 50 لاکھ روپیہ دے کے یہاں سے گئے ہیں. فی بندہ 50 لاکھ روپیہ یہاں سے ان کے زر مبادلہ میں ڈال کے چلا گیا، آپ کے پیسے سے نکال کے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی انڈسٹری اٹھا کے لوگ دوسرے ملکوں میں لگا رہے ہیں، آپ ملک سے باہر سیریں کر رہے ہیں. یہ زندگی نہیں ہے. عزت کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے. حضور کوشش کیجئے اس پیسے کو عوام کی فلاح پہ خرچ کر جائیے، کوشش کیجئے اپنی عزت بنا جائیے. دیکھیے یاد رکھیے گا، بڑے بڑے پیسے والے اس دنیا میں آئے اور آ کے مر گئے اور پیسہ چھوڑ کے اپنے نسلوں کے لیے چلے گئے. کوئی نہیں جانتا. جانتے لوگ عبدالستار ریدی کو ہیں. پیسہ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن عوام کو دے گئے، عوام کے نام کر کے. رتن ٹاٹا کا بھی تک لوگ ذکر کر رہے ہیں، ڈونیشنز دیتے تھے، اپنی عوام کا خیال رکھتے تھے. اور کتنے لوگ ہیں، اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ تو کیا یہ زندگی گزارنے آپ یہاں آئے تھے؟ یہ ایک زندگی ہے، یہ واحد زندگی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنی. یہ اسکیم آف یونیورس میں ایک سیکنڈ بھی نہیں بنتی جس میں آپ پتہ نہیں کیا کر کے آگے جانا چاہتے ہیں اور آگے آپ سے حساب دیا نہیں جانا. آپ کے ملک کے سابق وزیر اعظم اور ان کی بیٹی اس وقت ملک سے باہر ہیں اور رسوائی کما رہے ہیں. ناظرین، یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کے ووٹ کی وقت ہے، یہ آپ کے ٹیکس کے پیسے کے مزے چل رہے ہیں وہاں پہ. اب میرا آپ سے سوال ہے، میں نے جو سے پھر شروع میں آپ سے عرض کیا تھا، ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، جواب دیجیے گا. میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو سب کچھ اوپر ہو رہا ہے، یہ جو کرپشن ہو رہی ہے، یہ جو سارا کچھ خرابیاں ہو رہی ہیں اوپر، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سارے سیاستدان، یہ عمراء، یا ہم جو ان کو ووٹ دے کے ان اقتدار کے ایوانوں میں بھیجتے ہیں جہاں وہ سارا خزانہ پڑا ہے ہمارا دیا ہوا، اس کو لوٹنے کے لیے؟ سچ مچ میں بتائیے گا کہ قصوروار یہ ہیں یا قصوروار ہم ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلے ولاگ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.